एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। बीपीएससी टीचर वैकेंसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जैसा कि पता है कि भूगोल आपके सिलेबस में एक विषय के रूप में ही दे दिया गया है भूगोल। तो भूगोल को पूरा डिटेल से पढ़ना है। तो हम 50 क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे हैं, जो 2 वीडियो 1 से 50 तक नहीं देखे हैं और फिर 51 से लेकर 100 वाला भी नहीं देखे हैं। वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उस वीडियो को हम सिर्फ एमसीक्यूज नहीं बताते हैं, जो भी क्वेश्चंस है उसका पूरा संपूर्ण डिटेल करते हैं, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा जीके वगैरह भी मिल जाए, नॉलेज भी हो जाए। तो आइए, आज का टॉपिक है भूगोल सामान्य ज्ञान। एक बात और कहना चाहेंगे, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आइए हम लोग आज का जो क्वेश्चंस है ये 101 से लेकर 150 तक देखते हैं। पहला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ है? ऑप्शन ए अफ्रीका में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी अमेरिका में, डी यूरोप में। इसका सही आंसर है ए अफ्रीका में। आप यदि कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो कुछ घास के बारे में बता देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। देखिए, पूरे पृथ्वी पर घास 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास। ये उष्णकटिबंधीय घास जो होता है ये विषुवत रेखा के दोनों तरफ, यानी कर्क रेखा से पहले और मकर रेखा से पहले, यानी विषुवत रेखा के दोनों तरफ ये उष्णकटिबंधीय घास पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के उदाहरण हैं जैसे सवाना हो गया, ये पूर्वी मध्य और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। कंपोज ब्राज़ील में पाया जाता है। लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है। तो ये उष्णकटिबंधीय घास के उदाहरण हैं। इसके अलावा जो शीतोष्ण घास है, ये शीतोष्ण घास के मैदान कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे, यानी कर्क रेखा के बाद और मकर रेखा के बाद। तो कुछ जो है शीतोष्ण घास का उदाहरण है पंपास अर्जेंटीना, प्रेरी अमेरिका और कुछ कनाडा में भी, बेल्ट दक्षिणी अफ्रीका, स्टेपी एशिया और यूरोप, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? देखिए, डेल्टा जो होती है ये नदियों द्वारा बनाया जाता है। जब नदियां अपने मुहाने पर पहुंचती है, मतलब जहां पर नदियां गिरने वाली होती है, वहां पर जो है नदियां अपने साथ लाने वाले अपशिष्ट पदार्थ को क्या करती है, वेस्ट मटेरियल को क्या करती है कि वो धीरे धीरे छोड़ देती है। यानी वहाँ स्पीड कम होता है, अपने धीरे धीरे बैठ जाता है और बैठने के बाद जो है वो एक तरह का स्थल बन जाता है, जिसको कहते हैं तो डेल्टा। अब ये डेल्टा की आकृति कैसे बनती है? ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, बी आयताकार, सी वर्गाकार, डी अनिश्चित आकृतियाँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती है? ए अक्षांश रेखाएं, बी समदाब रेखाएं, सी देशांतर रेखाएं, डी समस्थानिक रेखाएं। देखिए, जहाँ पर जो है दाब सम होती है, ये तो ऑप्शन से ही स्पष्ट होता है कि समदाब रेखाएं कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समदाब रेखाएं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पतझड़ी वन, बी उष्णकटिबंधीय वन, सी शंकुधारी वन, डी घास स्थल वन। देखिए, जो भूमध्य रेखा के आसपास होता है, भूमध्य रेखा के आसपास सालों भर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें साल में एक बार कहीं ना कहीं सीधी पड़ती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसलिए इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं तो यहाँ पर उगने वाले वन को भी कहते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय वन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप 101 नंबर वाला प्रश्न जो है पूरा डिटेल किए हुए थे। आप अपना ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न का
आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? ए बेल्ट, बी प्रेरी, सी लानोस, डी स्टेपी। अगला प्रश्न है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। ये भी सवाल का आंसर हम बताए थे, जो एकदम शीतोष्ण घास का मैदान कहाँ कहाँ और कौन कौन सा घास स्थल है, एक टेबल। यदि आप लिखे होंगे तो इसका आंसर भी आप मार सकते हैं, फिर भी हम बता देते हैं। ऑप्शन ए पंपास, बी डाउन्स, सी स्टेपी, डी प्रेरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रेरी। ये अमेरिका और कनाडा दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। पंपास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना। प्रेरी अमेरिका और कनाडा में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी एशिया और यूरोप में। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? ऑप्शन ए टुंड्रा प्रदेश, बी सवाना प्रदेश, सी टैगा प्रदेश, डी भूमध्य सागरीय प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टुंड्रा प्रदेश। देखिए, ये टुंड्रा प्रदेश जो होता है, ये उत्तरी ध्रुव में टुंड्रा प्रदेश होता है और यहाँ पर पाए जाने वाले जो वनस्पति हैं, ये मुख्य रूप से काई और लाइकेन पाया जाता है। इसके अलावे किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सालों भर बर्फ़ की चादरें यानी बर्फ़ मिट्टी पर पृथ्वी पर बिछी रहती है और तापमान भी बहुत कम होता है, इसलिए इसे टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ काई और लाइकेन जैसे जीव पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? ए सवाना प्रदेश, बी भूमध्य सागरीय प्रदेश, सी टुंड्रा प्रदेश, डी टैगा प्रदेश। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, इसी से मिलता जुलता, जहाँ पर शीत मरुस्थल हम उसको कहते हैं जहाँ पर सालों भर बर्फ़ बिछी रहती है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। इसके अलावे तापमान भी जो है बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर है टुंड्रा प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है, मतलब बर्फ़ से ढका रहता है? ऑप्शन ए सवाना प्रदेश, बी भूमध्य सागरीय प्रदेश, सी टुंड्रा प्रदेश, डी टैगा प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टुंड्रा प्रदेश। एकदम ये मिलता जुलता। देखिए, इससे जुड़ा हुआ जो पहला प्रश्न था, हम इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि आप प्रश्न और ऑप्शन देखते ही मार दिए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी टुंड्रा प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन ए ध्रुव तारा, बी लुब्धक, सी सूर्य, डी अल्फा सेंचुरी। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूर्य। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य भी एक तारा है और जितने तारे हम लोग आकाश में देखते हैं, इसी तरह सूर्य के तरह ही सभी तारों में प्रकाश और ऊष्मा है, लेकिन वो तारे इतने दूर हैं जिसके कारण उसका प्रकाश और ऊष्मा हमको महसूस नहीं होता है। इसलिए सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? ए 22 मार्च, बी 22 दिसंबर, सी 22 सितंबर, डी 22 जून। इसका आंसर बताने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो कि आपको 4 तिथि याद रखना होगा। पहला 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटी। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटी। उसी तिथि को यानी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, दिन छोटा रात बड़ी। अब दूसरा तिथि जो है 22 दिसंबर, जो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटी। अब 22 दिसंबर को ही
उत्तरी गोलार्ध में जो है दिन छोटा रात बड़ा होता है। इसके अलावे 2 तिथि है जो 21 मार्च और 23 सितंबर, जो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण दिन और रात बराबर होता है। तो आपका क्वेश्चन पूछता है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, 21 जून को। किस तिथि को जो है दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, तो 22 दिसंबर को। पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। ऑप्शन ए शनि, बी मंगल, सी शुक्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र के बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए, शुक्र को जो है सुबह का तारा यानी भोर का तारा, शाम का तारा नहीं, सबसे चमकीला ग्रह तो इस नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी का भगिनी ग्रह यानी देखने में पृथ्वी के समान होने के कारण इसको भगिनी ग्रह, जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। ए भूमध्य रेखा, बी मकर रेखा, सी कर्क रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। हम लोग को पता है कि पृथ्वी के बीचों बीच पूर्वी और पश्चिम, पूरब और पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा जो है वो विषुवत रेखा है। और ये विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। ए गोरे, बी समय पेटी, सी बेल्ट, डी काले। इसका सही आंसर है ए गोरे, यानी 2 देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। और जब 2 जो देशांतर रेखाएं होती है ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है। और ये 2 देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है और ध्रुव पर 0 हो जाती है। और 2 देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक विषुवत रेखा पर होती है, जिसका मान होता है 111.32 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। ए आग्नेय चट्टानें, बी रूपांतरित चट्टानें, सी अवसादी चट्टानें, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टानें। चट्टान के बारे में थोड़ा सा बताते हुए चलें। देखिए, आग्नेय चट्टान जो होता है ये ज्वालामुखी के फटने से जब वो अंदर से उद्गार निकलता है, जिसमें लावा, राख या फिर जो कुछ भी मटेरियल खनिज संपदा होता है वो बाहर आता है। और बाहर निकलने के बाद जब उसका तापमान कम होता है तब वो जम जाता है। जमने के कारण जो बने चट्टान होते हैं उसको कहते हैं आग्नेय चट्टान। अब यही चट्टान धीरे धीरे क्या होता है कि टूटता है, फटता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कहीं जमा हो गया, जमा होकर वो अब ठोस बन गया, तो इसको कहते हैं हम लोग अवसादी चट्टान। अब ये आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान लंबे समय तक ज़मीन में दबा रहता है या ज़मीन के ऊपर लंबे समय तक रहता है, तो वो एक चट्टान से दूसरे चट्टान में बदल जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग रूपांतरित चट्टान। अगला सवाल है, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी हिंद महासागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ए होन्शु, बी क्यूशु, सी होकाइडो, डी सुकोकू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
होन्शु द्वीप, देखिए ये जापान है, छोटा छोटा भाग है, लेकिन ये होन्शु द्वीप जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है तकलामाकन रेगिस्तान किस देश में स्थित है। देखिए इसको लोग टकलामाकन भी कहता है। ऑप्शन ए चीन, बी नामीबिया, सी मंगोलिया, डी चिली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन में टकलामाकन रेगिस्तान पाया जाता है। अगला प्रश्न है सारगैसो क्या है। ए समुद्री घास, बी स्थिर जल, सी एक द्वीप, डी अधिक लवण युक्त जल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समुद्री घास। देखिए ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये सारगैसो नामक समुद्री घास पाया जाता है, जो कि ये बहुत बड़े क्षेत्र में स्थिर है। यानी ये इसका पानी स्थिर होने के कारण जो है यहाँ पर समुद्री घास उग जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है सारगैसो। सागर भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है आस्वान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए नील, बी जाम्बेजी, सी लिम्पोपो, डी जायरे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नील नदी। देखिए नील नदी का उद्गम स्थल जो है विक्टोरिया झील है, और विक्टोरिया झील से जैसे ही आगे बढ़ता है तो ये मिस्र पहुंचता है बढ़ते हुए, और मिस्र में जो है यहीं पर मिस्र में आस्वान बांध बनाया गया है नील नदी पर। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। ए ब्लॉक पर्वत, बी ज्वालामुखी पर्वत, सी नवीन वलित पर्वत, डी अपशिष्ट पर्वत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नवीन वलित पर्वत। अगला प्रश्न है टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी पश्चिमी द्वीप समूह, सी चीन सागर, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये टाइफून, इसका आंसर है सी चीन सागर। ये टाइफून जो है ये चीन सागर में उठती है और ये बहुत ज़्यादा प्रलय करती है, बहुत ज़्यादा विनाशकारी चक्रवात है। अगला प्रश्न है चंद्रकार बालू के टीलों को कहते हैं। ए बरखान, बी तटबंध, सी यारडांग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बरखान। देखिए जब ये मरुस्थल में या रेगिस्तान में जब तेज हवा चलती है तो ये अपने साथ जो महीन डस्ट होता है उसको उड़ाती है। उड़ाते उड़ाते क्या करती है, एक जगह पर ऐसा होता है कि ज़रा सा हल्का सा टीला बनता है तो वो उसका जो है एक तरह से गार्ड वाल का काम करती है, और धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है। और आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये देखने में आधा चांद के तरह होता है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, बी आर्कटिक महासागर में, सी हिंद महासागर में, डी अटलांटिक महासागर में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त यानी ट्रेंच पाया जाता है, जिसका नाम है मरियाना गर्त, और इसकी गहराई 11,022 मीटर है। अगला प्रश्न है विश्व की अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए नील, बी मिसिसिपी, सी अमेजन, डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमेजन नदी। देखिए ये जो आप देख रहे हैं मैप, ये अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका में यानी दक्षिण अमेरिका में अफवाहित होती है, प्रवाहित होती है, और इसमें जो है सैकड़ों नदियां आकर मिलती है, और इसी को कहा जाता है अमेजन का अफवाह क्षेत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र है। अगला प्रश्न है वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण हैं। ए हाइग्रोग्राफ, बी पेंटोग्राफ, सी बैरोग्राफ, डी हाइड्रोग्राफ। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोग्राफ। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए स्वर्ण उत्पादन, बी मुर्गी पालन, सी शिक्षा केंद्र, डी उत्तम जलवायु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण उत्पादन। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन घाटी अवस्थित है? ए कैलिफोर्निया में, बी स्कॉटलैंड में, सी स्विस आल्प्स में, डी न्यू इंग्लैंड में। इसका सही आंसर है कैलिफोर्निया में। भारत का सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके लिए ये भी जीके हो सकता है, भारत का सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? हम चाहें तो आंसर बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको आपके मेहनत करने के लिए छोड़ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, किम्बरले प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए स्वर्ण खनन हेतु, बी लौह अयस्क हेतु, सी अवरक खनन हेतु, डी हीरा खनन हेतु। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी हीरा खनन हेतु। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये किम्बरले जो है दक्षिण अफ्रीका की खान है। विश्व की सबसे गहरी खानों में से एक किम्बरले खान है, जो हीरे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूएसए, सी रशियन फेडरेशन, डी कनाडा। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कनाडा। भारत में भी यूरेनियम जो एक रेडियो एक्टिव तत्व है थोड़ा बहुत मात्रा में पाया जाता है, लेकिन राजस्थान के मोनाजाइट पत्थर में थोरियम भारी मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? पता होगा कि पवन चक्की से जो है विद्युत यानी बिजली उत्पादन होता है। ऑप्शन ए स्वीडन, बी फिनलैंड, सी डेनमार्क, डी नीदरलैंड। देखिए जितने भी इसमें देश हैं सब में पवन चक्की है, सब में जो है वायु से बिजली यानी पवन से बिजली बनाई जाती है, लेकिन आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नीदरलैंड, जिसे पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अधोमंडल, बी समताप मंडल, सी प्रकाश मंडल, डी वर्णमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्णमंडल। आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, इस तस्वीर में आपको दिखेगा कि एक प्रकाश मंडल भी, ये सूर्य का जलता हुआ सतह है जिसको दीप्तिमान सतह कहते हैं, इसी को प्रकाश मंडल कहते हैं। और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो चारों तरफ के भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। आप कभी भी यदि सूर्य ग्रहण देखे होंगे तो यदि संपूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगता है तो ये एकदम रिंग के तरह चारों साइड में वाइट वाइट दिखता है, जिसको कहा जाता है सूर्य किरीट। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? ए अधोमंडल, बी समताप मंडल, सी प्रकाश मंडल, डी वर्णमंडल। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया, यहाँ कह रहा है कि मध्य भाग को क्या कहते हैं, ये वाला मध्य भाग है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? पहले ये समझ लें हम लोग कि रूपांतरित चट्टान क्या होता है, जिसको कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान क्या होता है कि जब जो है अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान लंबे समय तक दबे रहते हैं, तब ये चट्टान दूसरे चट्टानों में बदल जाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। जैसे कि मान लिया जाए कि कोयला एक अवसादी चट्टान है, जब ये लंबे समय तक दबे रहते हैं, जमे रहते हैं,
तब ये कोयला परिवर्तित हो जाता है ग्रेफाइट में। तो अब ऑप्शन पर आते हैं हम लोग। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, बी स्लेट, सी डाइक, डी शैल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्लेट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है। उसी टाइप का प्रश्न है, कायांतरित रूपांतरित दोनों एक ही है। ऑप्शन ए संगमरमर, बी ग्रेनाइट, सी कोयला, डी चूनाश्म। ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संगमरमर। संगमरमर पहले जो होता है वो चूनाश्म रहता है, चूना पत्थर रहता है। जब यही चूना पत्थर लाखों साल यानी लंबे समय तक दबे रहते हैं तब ये चूना पत्थर संगमरमर में रूपांतरित हो जाती है। अगला प्रश्न है भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। ए अधिकेंद्र, बी इक्लोजाइट, सी भूकंप केंद्र, डी भूकंप अधिकेंद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भूकंप केंद्र। जहाँ पर भूकंप के झटके उत्पन्न होते हैं उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। और पृथ्वी के सतह पर जहाँ भूकंपी तरंगे पहली बार यानी सबसे पहले पहुँचता है उसको कहते हैं अधिकेंद्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुँचाती है। ए प्राथमिक, बी क्षितिजीय, सी दीर्घ पृष्ठीय, डी द्वितीयक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। ए तड़ित झंझा, बी टॉर्नेडो, सी टाइफून, डी हरिकेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टॉर्नेडो। ये बहुत ज़्यादा यानी सर्वाधिक विनाशकारी होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव होता है। ऑप्शन ए बृहस्पति, बी बुध, सी शनि, डी मंगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मंगल। मंगल पर भी जो है ना पृथ्वी के तरह ही मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। ए पश्चिम से पूर्व, बी दक्षिण से उत्तर, सी उत्तर से दक्षिण, डी पूर्व से पश्चिम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूर्व। यानी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसीलिए हमको सूर्य पूर्व में उगता हुआ प्रतीत होता है। जिस तरह हम लोग बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन आगे खुलती है, आगे जाती है, लेकिन जब हम खिड़की से झांकते हैं तो जो पेड़ पौधा मकान है वो पीछे जाता है, लेकिन वास्तव में वो पीछे नहीं जाता, हम आगे जाते हैं। उसी तरह सूर्य अपने जगह पर स्थिर है, सूर्य नहीं घूमता है बल्कि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, जिसके कारण हमको पूर्व में सूर्य उगता हुआ नजर आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। ऑप्शन ए मंगल, बी बृहस्पति, सी बुध, डी शुक्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। यानी ये जो है अपना परिभ्रमण सिर्फ 10 घंटे में ही पूरा कर लेता है। अगला प्रश्न है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ए 71%, बी 61%, सी 75%, डी 54%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 71%। अगला प्रश्न है पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। ए अरुण, बी शनि, सी यम, डी वरुण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरुण। अगला प्रश्न है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ए टाइटन, बी लापेट्स, सी टेलेस्टो, डी एटलस।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टाइटन। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी ये सभी। इसका सही आंसर है ये सभी। देखिए, ये काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया जाता है और ये काली मिट्टी मुख्य रूप से कपास के फसल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, यानी कपास की पैदावार ज़्यादा होती है। इसके अलावे गन्ना की भी खेती इस तरह के मिट्टी में बहुत ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है ए गेहूँ, बी जूट, सी चावल, डी कपास। पिछले सवाल में भी यही सवाल था काली मिट्टी से संबंधित, तो उसमें बता भी दिए थे इसमें सबसे अधिक कपास का जो है ना खेती सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी मखरली मिट्टी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है ना, ये जैव पदार्थों से भरपूर होती है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन ए काली, बी लेटेराइट, सी लाल, डी जलोढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेटेराइट। इसमें लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। ए ज्वालामुखी उत्पत्ति से, बी प्रवाल उत्पत्ति से, सी मृदा निक्षेपण से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रवाल उत्पत्ति से। देखिए, ये प्रवाल उत्पत्ति कैसे होता है, ये जब समुद्र में कभी भी दुर्घटना हो जाए या किसी तरह से आपदा आ जाए और लाखों लाख जो है जीव जंतु मरते हैं, तो ये समुद्र तलहटी में बैठ जाता है और उसी पर परत दर परत काई वगैरह लगते हुए ये ठोस का रूप ले लेता है, जिसको कहते हैं प्रवाल। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ए 5, बी 8, सी 11, डी 15। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8, यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप चाहें तो 8 राज्यों का नाम लिख सकते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो ये था आज का बहुत महत्वपूर्ण सवाल, 50 सवाल जो भूगोल से थे। इसके पहले भी 2 50 का हम वीडियो बनाए हुए हैं, जो यदि उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहां आपको 1 से 50 तक वाला अलग वीडियो और 51 से लेकर 100 वाला अलग वीडियो है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।